नमस्कार, मैं प्रोफेसर एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव आज आपके सामने एमकॉम अंतिम वर्ष के प्रबंध की अवधारणा एवं संगठनात्मक व्यवहार के एक टॉपिक संगठनात्मक संघर्ष के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। संगठनात्मक संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि संगठन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यान्वित होता है, क्रियाशील होता है और आपस में दलों का निर्माण कर विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम करता है, तो हम कहते हैं कि एक संगठन का निर्माण हुआ है और वह संगठन अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत रहता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलता है, स्वाभाविक है कभी न कभी उनमें टकराहट, वैचारिक मतभेद, मूल्य या अपने हितों की रक्षा का स्वार्थ, मन में प्रतियोगिता की भावना, इस तरह की विचारों के उत्पन्न होने से जब आपस में किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का समूह के साथ जब टकराहट होती है, इसे ही संघर्ष कहते हैं। संघर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। यदि संघर्ष संगठनात्मक लक्ष्यों की और कार्य को निष्पादन को सुधारने के पक्ष में होता है, तो यह संघर्ष सकारात्मक होता है और इसका परिणाम भी अच्छा होता है। लेकिन यदि संघर्ष के कारण संगठन के लक्ष्यों में बाधा आती है, उनके उद्देश्य अवरुद्ध हो जाते हैं और आपस में खींचातान के कारण विभिन्न समूहों की कार्य क्षमता घटने लगती है, तो यह हम समझते हैं कि यह संघर्ष कभी भी अच्छा नहीं होता। और बड़ी बड़ी संगठन की स्थितियों का तो यह मानना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के 20% प्रबंध का समय इन संघर्षों के निराकरण में ही बीत जाता है। संघर्षों के बारे में विभिन्न वादी क्या कहते हैं, हम ये अच्छे से समझेंगे। पहला दृष्टिकोण है परंपरावादी दर्शन, ट्रेडिशनल फिलॉसफी। इसके अनुसार यह मानता है कि किसी भी प्रकार का संघर्ष संगठन के लिए अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है, हानिकारक होता है। इन्हें येन केन प्रक्रिया टालना चाहिए, दूर करना चाहिए। यह विचारधारा संघर्ष के नेगेटिव साइड को अधिक बताती है। यह मानती है कि इससे हिंसा, अशांति, उपद्रव, विनाश जैसी बातों को बल मिलता है। यह कहीं न कहीं प्रबंध की संगठन क्षमता की कमी और कर्मचारियों के कार्य क्षमता की कमी के कारण यह पक्ष उजागर होता है। यह भी मानता है कि यदि प्रबंध इन कमियों और त्रुटियों को सुधार कर ले तो कभी भी संघर्ष उत्पन्न ही नहीं होगा। टेलर ने भी यही कहा कि यदि वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों को समुचित रूप से लागू किया जाए तो कभी भी कर्मचारी और संगठनों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। उत्पादकता बढ़कर किसी भी देश के विकास को बहुत तीव्र गति दे सकती है। दूसरे दर्शन की बात करते हैं, व्यवहारवादी दर्शन। व्यवहारवादी दर्शन यह मानता है कि किसी भी संगठन में संघर्ष अननेचुरल नहीं होता, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब जब व्यक्तियों का समूह होगा तो सबके अपने अपने विचार होंगे, अपने अपने मत होंगे और जब जब अपने अपने मतों को लेकर वे आपस में टकराएंगे तो निश्चित है कि संघर्ष का जन्म होगा ही होगा। सन 1940 के दशक से 1970 के दशक तक यह बहुत प्रचलित रही और यह मानती है कि व्यक्ति के विचारों की असमानता ही संघर्ष का प्रमुख कारण है। इसके बारे में अधीनस्थों और उच्चाधिकारियों से बात करके तालमेल बैठाकर एक ऐसे समूह का निर्माण किया जाना चाहिए जो लगभग विचारों में एक मत हो, समान स्वभाव वाला हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। एक तीसरा दर्शन आया इन दोनों की त्रुटियों के निराकरण के लिए, क्योंकि परंपरावादी दृष्टिकोण भी नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान देता था और व्यवहारवादी
दृष्टिकोण भी यही कहता था कि इसका कोई भी उपचार नहीं है, संघर्ष को टालना बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन अन्योन्यवादी एक दर्शन आया जिसे हम अन्योन्य क्रियावादी दर्शन भी कहते हैं। यह विचारधारा संगठनों में संघर्ष की अपरिहार्यता को न केवल स्वीकार करती है बल्कि इसको मोटिवेट करने की भी वकालत करती है। इस विचारधारा का कहना है कि संघर्ष तो होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि संगठन में संघर्ष हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं। संघर्ष होंगे, लेकिन उनका नियमन इस तरह से होना चाहिए कि वे आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, नियंत्रण से परे न हो जाए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत दुर्भाग्यजनक और दुष्परिणामित होते हैं। इस विचारधारा के अनुसार लोग आक्रामक होते हैं, प्रतियोगिता की भावना सहज रूप में होती है और सीमित संगठनों के पद होने के कारण, सीमित उत्तरदायित्व होने के कारण और सत्ता का केंद्रीकरण होने के कारण संघर्ष ज्यादा होते हैं। अतः संगठनात्मक संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह अन्योन्य क्रियावादी दर्शन का मानना है। उसका यह भी मानना है कि सौहार्द, शांति और सहयोग का यदि वातावरण बना रहे तो समूह में परिवर्तनों के प्रति तटस्थता का रुख अपना लिया जाएगा। वे परिवर्तनों के प्रति उदासीन हो जाएंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे, किसी की तरफ भी प्रतियोगी भावना को विकसित नहीं होने देंगे और इस तरह से प्रभावपूर्ण ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन साथ में यह भी मानता है कि प्रबंध का कार्य संघर्ष को घटाना या समाप्त करना नहीं है, क्योंकि प्रबंध कभी भी संघर्ष को समाप्त करने में सक्षम नहीं है, बल्कि इस तरह से प्रबंधित करना है जिससे कि इसके साथ जुड़े हुए लाभकारी परिणामों को मैक्सिमाइज किया जाए, यानी अधिकतम किया जाए और हानिप्रद परिणामों में बहुत कमी लाकर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मैं अब आपको संघर्ष के स्रोत, कि संघर्ष कहां से पैदा होता है या संघर्ष के क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण संघर्षों का एक व्यक्ति के मन में जन्म होता है और वे बाद में आकर लड़ाई का और टकराहट का रूप ले लेते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य कारण है, पहला, मानव का स्वभाव। संघर्ष मानव के स्वभाव में नेचुरल होता है और यह पूरा इतिहास मानव संघर्षों से भरा पड़ा है। मुंड मुट्ट मत भिन्ना, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का मत और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। ऐसे पूरे इतिहासकारों का भी कहना है कि मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति दूसरे मनुष्य से भिन्न भिन्न होती है, सीमित होती है। वह अपने सीमित शक्ति और सीमित समझने की दायरे में ही सोचता है और जब उसकी समझ उसको नकारात्मक पक्ष की ओर ले जाती है तब वह संघर्ष करने लगता है। दूसरा जो मुख्य विषय है, अंतःक्रिया में कमी। जब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया का स्तर निम्न होता है, जब एक दूसरे के साथ वे सही तरीके से प्रभावी संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, तब संघर्ष को बल मिलता है। संवादहीनता, संदेश वहन के साधनों की कमी, परस्पर मनमुटाव, ऐसे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा साथियों, ईगो। यह लगभग ईगो के कारण ही संघर्ष बहुत विकराल रूप लेता है और यह संघर्ष के स्रोत का कारण है। तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे, पारस्परिक अंतर निर्भरता। प्रत्येक समूह किसी न किसी कार्यों के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पारस्परिक निर्भरता की स्थिति संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि परस्पर निर्भरता से स्वार्थ का जन्म होता है और स्वार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है तब व्यक्ति संघर्ष करने को उतारू हो जाता है। चौथी बात बताना चाहूंगा, संसाधनों की सीमितता। प्रत्येक समूह या संगठन के संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। सीमित संसाधनों को जब बांटना होता है तब किसी व्यक्ति को बांटने में यदि किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है कि मुझे यह कार्य दिया जाना चाहिए था और मुझे कार्य नहीं देकर किसी अन्य व्यक्ति या अन्य समूह को दे दिया गया, तो वह संघर्ष करने को उतारू हो जाता है और संघर्ष करने की भावना उसमें घर कर जाती है, बल मिल जाता है। पांचवी बात है, उद्देश्यों में भिन्नता। व्यक्तिगत, विभागीय, संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं और लक्ष्यों की भिन्नता ही संघर्ष का कारण है। किसी संगठन के उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं तो किसी संगठन के उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं। किसी संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो किसी संगठन का उद्देश्य समाज सेवा
करते हुए सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए लाभ कमाना होता है। जब विभिन्न प्रकार के मत मतांतर के समूह जब इसमें मिलते हैं तो आपस में खींचातान होने लगती है। अब हम बात करेंगे संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं। संघर्ष की उत्पत्ति के विभिन्न स्तर और विभिन्न रूप हमने जाने। अब संघर्ष के विभिन्न प्रकारों को हम निम्न वर्गों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति के भीतर संघर्ष। हम इसको समझते हैं, व्यक्ति स्वयं जब बाहर लड़ने से पहले भीतर ही भीतर अपने मन में उसका अंतर्द्वंद चलता है। मैं ये काम इसकी बात करूं, इसका विरोध करूं, उस पक्ष की बात काटूं, इस तरह के मन ही मन में वह संघर्ष को लेकर अंतर्द्वंद चलता रहता है। दूसरा, व्यक्ति के बीच संघर्ष। जब एक से दूसरे व्यक्ति के बीच मत मतांतर होते हैं तब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से संघर्ष करने लगता है और इस संघर्ष का परिणाम अच्छा नहीं होता। तीसरी बात जो बताई है प्रकारों में, व्यक्ति और समूह के बीच संघर्ष। एक व्यक्ति व्यक्तियों से नहीं टकराता, पूरे समूह से संघर्ष करने लगता है। कई बार हम देखेंगे लड़ाई झगड़ों में एक व्यक्ति 10 लोगों से भिड़ जाता है और 10 व्यक्तियों का समूह एक तरफ और एक अकेला व्यक्ति एक तरफ, वह संघर्ष के लिए उतारू हो जाता है, टकराहट का जन्म होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, दो समूहों के बीच संघर्ष होता है। जब दो समूहों के बीच में संघर्ष होता है तब हर समूह की अपनी आत्मसम्मान की भावना, अपने लक्ष्यों के प्रति लाभ कमाने की भावना बलवती होती है और यह स्वार्थ वृत्ति ही समूह के बीच संघर्ष को जन्म देती है। और अंतिम प्रकार है संगठनों के बीच संघर्ष। जब दो ऑर्गेनाइजेशन के हित टकराते हैं, ईगोस टकराते हैं, आपस के मूल्यों में मतभिन्नता होती है, आंतरिक द्वंद्व जब बाहर के द्वंद्व में परिवर्तित हो जाता है तब दो संगठनों के बीच में संघर्ष का जन्म होता है और संघर्ष के परिणाम अत्यंत हानिकारक होते हैं। यदि सार रूप में हम समझें तो संघर्ष को यदि नियंत्रित न किया जाए, इसके प्रॉपर प्रबंध के विषयों पर ध्यान देकर इनको सही समुचित अध्ययन करके कि संघर्ष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, संघर्ष के वास्तविक कारण क्या है, क्या संघर्ष स्वाभाविक है या मानवजन्य प्रवृत्ति है, क्या उन संघर्षों को निराकरण से एक संगठन के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ही हम संगठन के प्रकारों को समझना हमारे लाभप्रद होगा। संघर्ष समाधान की विभिन्न तकनीकों का प्रतिपादन विभिन्न विचारकों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख बातें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम समस्या का हल निकालना। हमें कभी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संगठन जब तक प्रॉब्लम क्रिएटिव होगा तब तक उस समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमारा यह मत है कि कोई भी संगठन किसी भी समूह के व्यक्तिगत महत्व की बात तो तब है जब उसे समस्याओं का निराकरण, समस्याओं की सूझबूझ करने की पहल खुद होकर करनी चाहिए। यदि उसकी में समाधान की समझ है तब कभी भी वो बड़े से बड़े संघर्षों को टाल सकता है। प्रसाधनों का विस्तार, कभी कभी प्रसाधनों के अभाव के कारण भी संघर्ष की स्थितियां निर्मित हो जाती है। जैसे प्रबंधकों को उच्च वेतन, कर्मचारियों को निम्न वेतन, प्रबंधकों को उच्च सुविधाएं, कर्मचारियों को निम्न सुविधाएं, वेतन की विसंगतियां, सुविधाओं की विसंगतियां, असमान वितरण प्रणाली भी एक संघर्ष का कारण होता है। तो सीमित प्रसाधन भी कभी कभी संघर्ष के कारण होते हैं। संघर्ष से दूर रहना यद्यपि आधुनिक युग में बहुत कठिन कार्य है, किंतु संघर्ष से यदि हम दूर हो जाएं तो इसका समाधान किया जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कोई भी एक व्यक्ति क्रिया करता है, दूसरा व्यक्ति तुरंत यदि प्रतिक्रिया करता है तो वह उनकी क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत ही संघर्ष के रूप में जन्म लेती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति क्रिया करे, दूसरा उसकी प्रतिक्रिया न करे तो संघर्ष का समाधान भी हो जाता है। दूसरी नेक्स्ट तकनीकों में है संघर्ष को शांत करना। संघर्ष जब दो समूह में होता है तो प्रभावी संगठनों को आगे आकर उन्हें समझाकर उनसे प्रभावी संप्रेषण करके बातचीत करके दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह संघर्षों को शांत भी कराया जा सकता है और समझौता कराना भी एक प्रकार की तकनीक है। हम जानते हैं कि विभिन्न संगठनों में विभिन्न
कर्मचारी समूह के संगठन होते हैं और जब वह अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं तब प्रबंध सामने आकर उनसे बातचीत करता है। कुछ समझौते होते हैं जिसमें कुछ बातें उनकी मानी भी जाती है और कुछ बातों को भविष्य के लिए टाला भी जाता है। इस तरह से संगठनात्मक संघर्ष को शांत किया जा सकता है। आज मुझे उम्मीद है संगठनात्मक संघर्ष के बारे में मैंने जो आपको बातें बताई आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे और अपनी बात करेंगे। जय हिंद।